Hello students, welcome to Gateway classes. My name is Dr. Nidhi Chaudhary and I'll be teaching you engineering chemistry. सिलेबस हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं. इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में 5 यूनिट्स हैं, लेकिन सिंस वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 1 तो मैंने यूनिट 1 का सिलेबस एक बार यहाँ पे फिर से डिस्प्ले पे लगाया हुआ है. आप देख सकते हैं यूनिट 1 में हमारे पास एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि डील करेगा बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ. देन आफ्टर दिस वी हैव केमिस्ट्री ऑफ एडवांस्ड मटेरियल्स. इसमें हम कवर करेंगे बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल्स, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन एंड नैनो मटेरियल्स. इनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे. फर्दर हम मूव करेंगे ग्रीन केमिस्ट्री में. इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और हम ग्रीन केमिस्ट्री से कैसे सिंथेसिस कर सकते हैं. जैसे हमारे सिलेबस में यहाँ पे एडिपिक एसिड और पैरासीटामॉल है, तो ये सब कंटेंट आएगा हमारा ग्रीन केमिस्ट्री. तो दिस इज ऑल दैट वील कवर इन यूनिट 1. अब हम बात करते हैं आज की. तो आज के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है ये हम पढ़ेंगे. देन विल मूव ऑन टू इट्स की फीचर्स. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के की फीचर्स क्या हैं उनको समझेंगे. उसके बाद में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्दर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कितनी तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं और वो किस तरीके से बनते हैं. एंड एट लास्ट what are the conditions for the formation of molecular orbitals. These are the contents that will be covered in this lecture. यहाँ पे जो हम पढ़ाएंगे वो पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड है और नए सिलेबस के हिसाब से है. अभी 2023 में सिलेबस रिवाइज किया गया है 22-23 बैच के लिए. तो दिस होल कंटेंट इज अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एंड न्यू सिलेबस एंड टोटली रिजल्ट ओरिएंटेड. विल बी कवरिंग ऑल थिंग्स लाइक थ्योरी, आपके डायग्राम्स, उनका एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ में, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में दी गई थी और दी थी दो साइंटिस्ट ने जो हैं वुंड एंड मुलिकन. तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रपोज की है. क्या डिस्क्राइब करती है ये? दिस डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल. एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से समझ में आता है. ये एक्सप्लेन करता है वो चीज़ें जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की. जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में प्रपोज की और ये भी कोवेलेंट बॉन्ड को ही एक्सप्लेन करती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. तो ऐसा क्यों है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जब सारी चीज़ें बता दी तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस मॉलिक्यूलर. तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स हैं मॉलिक्यूलर ये ईबीटी में यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड से नहीं कर पाई. वो सारे ड्रॉबैक्स ओवरकम किए गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जैसे हम एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिखाया है पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन कैसा है वो पैरामैग्नेटिक है, नाइट्रोजन कैसा है वो डायमैग्नेटिक है. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है. लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक. दैट इज रॉन्ग. तो उसको ओवरकम किया गया, उस ड्रॉबैक को हटाया गया with the help of molecular orbital theory and this helps to explain also why this is paramagnetic. उसके बाद में आप जानते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे ऐसे हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा इक्विवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रेजोनेंस फिनोमेना डिस्प्ले करते हैं. रेजोनेंस में आप जानते हैं क्या होता है कि बॉन्ड्स जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. तो एक बॉन्ड हमारा स्टेबल होगा, दूसरा बॉन्ड इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर लाई करेगा वो कहीं ना कहीं सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करेगा. जैसे 1.5 बताता है कि ना तो सिंगल बॉन्ड है ना तो डबल बॉन्ड है, इट इज समवेयर बिटवीन द. तो ये कंसेप्ट वीबीटी नहीं समझता था और ना ही वो समझा पाया. ये कंसेप्ट हमें समझ में आया वैलेंस बॉन्ड. तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत आसानी से और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाता.
Now we'll be dealing with the key features of molecular orbital theory. यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बताया गया है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर कंबाइनिंग. तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये किसकी कॉम्बिनेशन से बनता है? दो हाइड्रोजन एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनता है. ठीक है. या अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेंस में समझना चाहें तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका और एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका आपस में ओवरलैप करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म दी मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बने हैं वो कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जो कंबाइन कर रहे थे. तो दो मॉलिक्यूलर, चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे कब? जबकि चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे. तो ये पॉइंट है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतने ही होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसमें कि एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और तीसरे हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो टोटल जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कितनी तरीके के होते हैं? वो तीन तरीके के होते हैं, जिसमें कि हमारे पास बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है और नॉन बॉन्डिंग है. ये क्या है, कैसे बनते हैं, ये हम अभी आगे समझेंगे. जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका क्या होता है? उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है इन कंपैरिजन टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल. राइट. यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशन दिखाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तो हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे. ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है. दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैंने लिए हैं तो कितने नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो ही बनेंगे. राइट. जिसमें से कि एक बनेगा हमारा लोअर एनर्जी का और एक बनेगा हमारा हायर एनर्जी. दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. These both are atomic orbitals and these both are molecular orbitals. अब ये जो नीचे वाला है जिसकी एनर्जी कम है उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ये ऊपर वाला है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर हम कंसिडर करते हैं कि इस तरीके से हमारा एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो जिसकी एनर्जी कम है वो बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो एंटी बॉन्डिंग होगा. एंड व्हाट अबाउट नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? तो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी एनर्जी इनके इक्विवेलेंट ही रहती है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जितनी ही एनर्जी उनकी रहती है तो वो लाई करते हैं यहाँ पे कहीं इन बिटवीन दीज टू, नोन एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फर्दर डिटेल में अभी हम आगे इनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं. ये तीन प्रिंसिपल्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स की लिखनी सीखी हो. जब हम एटम्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं तभी भी आप इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं. तो इन्हीं तीनों प्रिंसिपल्स को हमें दोबारा से यूज करना है फॉर फिलिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं. जैसे सबसे पहले हमारे पास है ऑफ-बॉ प्रिंसिपल. ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द increasing order of energy levels. increasing order of energy levels. हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ही इसको समझ लेते हैं, आपने वो पढ़ा हुआ है, आपको समझने में आसानी होगी. आप जानते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल आता है वो आता है 1s, सबसे कम एनर्जी होती है. इसके बाद में जो ऑर्बिटल आता है वो है 2s. 2s की एनर्जी 1s से ज्यादा होती है. एंड देन कम्स 2p, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है. तो एनर्जी के हिसाब से मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर सकती हूँ. राइट. तो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स 1s को देंगे. ठीक है. उसके बाद में हम 2s की तरफ जाएंगे और उसके बाद में हम 2p की तरफ जाएंगे. एक और चीज, जब तक हमारा एक ऑर्बिटल यानी लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल पूरी तरीके से हम फिल नहीं कर देंगे हम ऊपर मूव नहीं कर सकते.
ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में अगर मैं इस तरीके से एक ऑर्बिटल बनाती हूँ तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं। तो जब तक मैं 1s को 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे दूंगी, आई कैनॉट मूव ऑन टू 2s। देन अगेन द सेम थिंग, जब तक मैं 2s को 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे दूंगी, आई कैनॉट मूव ऑन टू 2p एंड सो ऑन। तो ये है ऑफ बॉ प्रिंसिपल। जैसे कि अगर हम लिखना चाहते हैं लेट अस से लिथियम, Li, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैं किस तरीके से लिखूंगी? आई विल स्टार्ट विद 1s। 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं इसमें? मैक्सिमम 2। तो आई विल से 1s 2। नेक्स्ट मुझे कहाँ जाना है? आई विल मूव ऑन टू 2s, नॉट टू 2p, 2s, क्योंकि 2s की एनर्जी 2p से कम है। तो अब हम जाएंगे 2s 1। ठीक है, यही चीज आपको फॉलो करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि ऑफ बॉ प्रिंसिपल से हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की। सबसे पहले लोअर एनर्जी, देन अकॉर्डिंग टू दी हायर एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? इन एन एटम और अ मॉलिक्यूल नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। कोई भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, चारों क्वांटम नंबर्स उनके सेम नहीं हो सकते। या इसको अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो एक ऑर्बिटल है, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल है चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ रह सकते हैं, लेकिन अपोजिट स्पिन, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। किस तरीके से फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स? हम अपने ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा अपोजिट स्पिन के साथ रहे। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड लास्ट, दैट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या कहता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ऑल द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि आप सभी ऑर्बिटल्स को जो सेम एनर्जी के हैं उनको सिंगली ऑक्यूपाई नहीं करा देते। जैसे हम 2p की हेल्प से समझ, आप जानते हैं कि 2p छोड़िए, हम p ऑर्बिटल की हेल्प से समझते हैं। p ऑर्बिटल में आप जानते हैं कि हमारे पास तरीके से 3 हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और इन तीनों की एनर्जी जो है वो बिल्कुल बराबर होती है। कह सकते हैं दिस इज px, दिस इज py एंड दिस इज pz। तो ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करना शुरू करते हैं तो मेरा पहला इलेक्ट्रॉन अगर मैंने यहाँ दिया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अब मैं दूसरे ऑर्बिटल में दूंगी, सेम में नहीं देना है। जब तक हम इन तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब तक हम पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते। नाउ द 4th इलेक्ट्रॉन वो आप यहाँ 5th and 6th. This is how we will fill the orbitals that are of same energy. पहले सिंगली ऑक्यूपाई कराएंगे और तब उनकी पेयरिंग या डबलिंग शुरू करेंगे। तो ये 3 प्रिंसिपल्स का हमें ध्यान रखना है जब भी हम अपना मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे कहा गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन जनरली बी एक्सप्रेस थ्रू अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करते हैं? ये कंबाइन करते हैं थ्रू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या चीज है इसको अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है। अभी तक तो हमने समझा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इससे आप देख सकते हैं, अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर से उठा के देखेंगे तो यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय LCAO। तो LCAO का जो फुल फॉर्म है दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये क्या समझाता है? ये बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स किस तरीके से कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए। So let's start with this. According to LCAO method,
molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals which are brought by addition overlap and subtraction overlap. ये क्या चीज है? हमने VBT में पढ़ा हुआ है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन कर रहे हैं तो किस तरीके से कंबाइन करते हैं, वो इस तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये VBT की थी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है, उसने एज्यूम किया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, इनको एक वेव की तरह से, वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो कहता है कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इसके पास है, तो क्या होगा, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या हो सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एडिटिव ओवरलैपिंग हो या तो सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? हमने माना कि हमारे पास दो एटम्स हैं, एटम ए एंड एटम बी, कंबाइन करके ये क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हमने ए बी से दिखाया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ए एटम कंबाइंस विद बी एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल दैट इज ए बी। नेक्स्ट हमने दिखाया है साई। साई क्या होता है? ये वेव फंक्शन है। जैसे कि अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, उसका वेव नेचर भी होता है, तो यहाँ पे हम वही चीज कंसिडर करके चल। ये जो साई है ये क्या है? ये हमारा वेव फंक्शन है। तो साई ए जो है वो एटम ए का वेव फंक्शन है और साई बी जो है वो एटम बी का वेव फंक्शन। ठीक है, साई ए इज रिप्रेजेंटिंग the wave function of atom A and psi B is representing the wave function of atom B. अब ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो ये दो तरीके से कंबाइन करते हैं, ये दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपने देखा भी है यहाँ पे साई A प्लस माइनस साई B, यानी कि ये एडिशन भी हो सकता है, इनका एडिटिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है या इनकी सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग भी हो सकती है। अगर एडिटिव ओवरलैपिंग हो रही है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और अगर सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है तो उसको क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ठीक है, और ये बनाते क्या हैं? ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें दो चीजें समझ में आ गई कि ये वेव फंक्शन है एटम ए का, ये वेव फंक्शन है एटम बी का। ये वेव फंक्शंस जो हैं वो दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, या तो एडिटिव ओवरलैपिंग के थ्रू या तो सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग के थ्रू। एडिटिव ओवरलैपिंग को कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं और सब्सट्रैक्टिव को डिस्ट्रक्टिव भी कहा जा सकता है। इसको हम और अच्छी तरीके से अगर समझना चाहें तो आप इस डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज एन इलेक्ट्रॉन वेव। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव है। And the waves of the two atomic orbitals may be in phase or out of phase. तो जो हमारी दो waves हैं वो एक phase में भी हो सकती हैं, सेम phase में, या वो opposite phase में भी हो सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साई A है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये इस तरीके से वेव फॉर्म, दिस इज द क्रेस्ट एंड दिस इज द ट्रफ। ये पॉजिटिव लोब के साथ में हमने दिखाया है, ये नेगेटिव के साथ में, और ये सिमिलरली दिस इज रिप्रेजेंटिंग फॉर एटम बी। तो ये दोनों जो हैं जब एडिशन होता है वेव फंक्शन तो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोब्स हैं, यहाँ पे जो लोब्स हैं इनकी हाइट बढ़ गई है, यानी कि दीज आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द न्यू वेव फंक्शन। इसको हमने कहा है यहाँ एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, कंस्ट्रक्टिव। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वही दोनों वेव्स हैं हमारी, साई ए एंड साई बी, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है दैट इज सब्सट्रैक्टिव, दैट इज डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट है उसका जो हाइट है वो घट गई है, ये डिस्ट्रक्टिव है। तो दो तरीके से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। केस वन, व्हेन दी टू वेव्स आर इन फेज, जब दोनों ही एक फेज में हैं तो दोनों एड अप होते हैं और हमारे पास क्या बनता है? उसका रिजल्टेंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास तीन तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे बनता है, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे बनता है, और नॉन बॉन्डिंग क्या होता है। तो
तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनते हैं? जब भी हमारी दो वेव्स दोनों एक ही फेज में होंगी, आर इन सेम फेज, और वो दोनों एड अप होती हैं, तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एम्पलीट्यूड है नई वेव का, वो हम कैसे दिखाएंगे? साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। इसका ठीक रिवर्स होगा नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दो वेव्स होंगी, लेकिन वो दोनों कैसी होंगी? आउट ऑफ फेज, अपोजिट। और ये वेव्स जब आपस में जुड़ना चाहती हैं तो किस तरीके से जुड़ती हैं? सब्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस के, सब्सट्रैक्टिव ओवरलैपिंग के। और ये हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? बाय दिस इक्वेशन, साई ए माइनस साई बी। यहाँ पे हमने साई के ऊपर में स्टार लगाया है, स्टार डिनोट्स एंटी बॉन्डिंग। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, आई होप ये चीजें अब आपको क्लियर हो गई हैं। साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू साई, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? दिस रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन of bonding molecular orbital that is formed by the addition overlap of atomic orbitals। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरा एटम ए है और ये मेरा एटम ए है और ये मेरा एटम बी है। दिस एटम बी। यहाँ पे मैंने साई ए से इसके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है, यहाँ मैंने साई बी से इसके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? दीज आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इन दोनों से कम है, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा है। जिसकी एनर्जी कम है वो कैसा होगा? दैट विल बी स्टेबल। लेस एनर्जी मोर स्टेबल, मोर एनर्जी लेस स्टेबल, राइट। तो यहाँ पे जो है ये, इसकी एनर्जी कैसी है? इन दोनों कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। तो ये कैसा है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ऊपर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसको हम क्या कह रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है। और ये किस में कंट्रीब्यूट करता है? ये अनस्टेबल बनाने में, अनस्टेबिलिटी में। ये तो कंट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में, ये कंट्रीब्यूट करता है मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी में, राइट, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी है? ज्यादा है। तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशन दिखाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। दीज टू आर कंबाइनिंग टुगेदर। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? दो बनेंगे। उसमें से एक कैसा होगा? बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है, जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं उसमें से जनरली आधे बॉन्डिंग होते हैं, आधे एंटी बॉन्डिंग। यहाँ दो को दिखाया गया है, तो एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग। अगर मैं 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेती हूँ तो मेरे पास 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसमें से 2 होंगे बॉन्डिंग और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग। एंड लाइकवाइज नॉन बॉन्डिंग कब एग्जिस्टेंस में आता है? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ठीक है। और उनकी एनर्जी कैसी होती है? उनकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंट होती है। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर कहीं बनते हैं तो आप कहाँ बनाएंगे उनको? आप बिल्कुल इनकी एनर्जी लेवल के सामने बनाएंगे, यहाँ बनेंगे। अगर मैं यहाँ कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हूँ तो दैट मीन्स उसकी एनर्जी इन दोनों के बराबर है, और वो क्या कहलाएगा? वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी एनर्जी इन दोनों के बीच में लाई करती है। दिस इज द ऑर्बिटल दैट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन बॉन्डिंग, राइट। जैसे अगर मैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लेती हूँ तो उसमें से एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक बनेगा नॉन बॉन्डिंग। अगर मैं 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लेती हूँ तो बॉन्डिंग 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग और एक कैसा बनेगा? नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स? क्या कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं? एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने 1s का लिया, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने 2s ले लिया, क्या ये दोनों कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं? नहीं। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, और वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले कंडीशन आप देख रहे हैं, सेम एनर्जी ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? उनकी एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए या कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। हम कभी भी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल को 2s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस है।
सिमिलरली 2s 2p के साथ में कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। तो जो भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल बराबर होनी चाहिए या करीब करीब बराबर होनी चाहिए। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, जिसमें कि आप देखेंगे कि 1s जो है वो 2p के साथ में कंबाइन कर रहा है, लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इस तरीके की है, उनमें आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इस तरीके का है कि 1s की एनर्जी 2p के कंपेरेबल है, इसलिए 1s 2p के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है, नहीं तो जनरली आप देखेंगे 1s 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s 2s के साथ करेगा, 2p 2p के साथ करेगा। ये इस तरीके से बता सकते हैं, the atomic orbitals which combine to form molecular orbitals should have comparable energies। comparable energy टर्म हमने यूज किया है कि अगर बिल्कुल बराबर भी नहीं है तो करीब करीब एक जैसी होनी। This means that 1s orbital of an atom can combine with another 1s orbital of another atom, but 1s cannot combine with 2p। क्यों नहीं कंबाइन कर सकता? क्योंकि उनकी एनर्जी में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज they should have same symmetry about their molecular axis। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनकी सिमेट्री कैसी होनी चाहिए? उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए मॉलिक्यूलर एक्सिस पे। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मैं s ऑर्बिटल लेती हूँ, आप सबको पता है कि s ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है वो हम कैसे भी ले सकते हैं, बहुत सारी एक्सिस होती है, तो ये तो आसानी से एस एस कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मॉलिक्यूलर एक्सिस कहीं से भी बन सकती है, ये कंबाइन करके हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देगा। लेकिन अगर मैं एक s ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन करना चाहूँ, तो p ऑर्बिटल की एक्सिस इस तरीके की होनी चाहिए कि वो s के साथ में कंबाइन कर जाए, है ना। अब अगर मैं p ऑर्बिटल अपना ऐसा बना लेती हूँ और s की मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है और p की मॉलिक्यूलर एक्सिस ये है या इवन ये भी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इससे मुझे क्या मिलेगा? रिजल्टेंट कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज ओवरलैपिंग कहाँ होनी है? जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। यहाँ पे तो नोडल एरिया है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। ये इस तरीके से कंबाइन कर नहीं सकता क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्सिस अलग अलग हो गई। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ ये मैंने ऐसा किया है p ऑर्बिटल, मैंने कहा ये मेरी ऐसे एक्सिस है, ये मेरी। ठीक है, तो मैं अगर कंबाइन करना चाहूँ तो भी कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्सिस तो इस तरीके से थोड़ी कंबाइन करेगी, सेम एक्सिस होनी। ठीक है, p को देखते हैं हम, अगर मैं p ऑर्बिटल्स लेती हूँ, p ऑर्बिटल्स लेके देखते हैं, मैं अपना एक p ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल में लिया, दिस इज इट्स मॉलिक्यूलर एक्सिस, इट्स एक्सिस, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है दैट इज पॉसिबल, ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि इनकी सिमेट्री सेम है अराउंड देयर मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये तो ये चीजें वो हैं कि जिनकी सिमेट्री सेम हो सकती है, जिनकी सिमेट्री एक जैसी है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, दूसरे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल नहीं है। For effective combination, the combining atom should have same symmetry around the molecular axis. For example, all the suborbitals of 2p, ये हमारे 2p के suborbitals हैं, px, py, pz are degenerate। degenerate का मतलब क्या होता है? सेम एनर्जी, इन सब की एक जैसी एनर्जी है, लेकिन फिर भी 2pz ऑर्बिटल जो है हमारे एटम का, वो सिर्फ 2pz के साथ ही कंबाइन कर सकता है, वो 2px या 2py के साथ कंबाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगेन because they have difference of symmetry about their molecular axis। अगर मैं कहती हूँ ये मेरा pz है, तो ये मेरे pz के साथ ही कंबाइन कर सकता है, इसका कॉम्बिनेशन ऐसे पॉसिबल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, या इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में पॉसिबल नहीं है। दिस कैन नॉट कंबाइन विद दिस, दिस कैन नॉट कंबाइन विद दिस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर सिमेट्री। ये पॉइंट आपको अब क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट इज
प्रॉपर ओवरलैप ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उनका ओवरलैपिंग कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन सिर्फ तब होता है जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका बहुत अच्छा ओवरलैपिंग हो जाता है। तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे कैन कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल if the overlap is proper. The greater the extent of overlap of the orbitals, the greater will be the nuclear density between the nuclei of two atoms. यानी कि जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ही इफेक्टिव होगा, उतना ही मजबूत होगा। That is all for today's lecture. तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली एक तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है जो कि हमें हेल्प करेगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और उसकी हेल्प से किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना सकते हैं। थैंक यू फॉर एंड विल बी joining again for the next lecture.